Hello to everyone, this is Sujeet Singh. Welcome to all my lovely audience on my YouTube channel. और इस चैनल पर हम बेसिकली क्लास 11th, क्लास 12th और नीट एस्पायरेंट्स के लिए बायोलॉजी को स्टडी करते हैं। और इस पर्टिकुलर सीरीज़ में हम बात कर रहे हैं नीट के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर के लिए, ठीक है। तो इनमें हम पुराने नीट के क्वेश्चंस को हम लेकर के डिस्कस करेंगे और उनके कॉन्सेप्ट्स को भी अंडरस्टैंड करेंगे। और ये इस सीरीज़ का 3rd वीडियो है बच्चे, तो आप पुरानी वीडियोस भी जा कर के देख सकते हैं, वहाँ से आपको बहुत हेल्प मिलेगा आने वाले नीट एग्ज़ाम्स 2021 के लिए, ठीक है। तो साथ में आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को हिट कीजिए ताकि सारी नोटिफिकेशन और अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिले। और साथ में मुझे आप इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, वहाँ से भी आपको बहुत सारे डायग्राम्स मिलेंगे जो आपके पढ़े हुए कॉन्सेप्ट्स को रिकॉल करने में हेल्प करेंगे। तो चलो आज बच्चे स्टार्ट करते हैं अपने इस सीरीज़ को। तो पहला क्वेश्चन है सेलेक्ट द करेक्ट मैच, ठीक है बच्चे। तो इस क्वेश्चन में आपको करेक्ट मैच को आइडेंटिफाई करना है। आपके सामने हीमोफीलिया दिया है, फिनाइलकेटोन्यूरिया दिया है, सिकल सेल एनीमिया दिया है, थैलेसीमिया दिया है, ठीक है। तो बच्चे पहले इनके बारे में हम थोड़ा थोड़ा अंडरस्टैंड कर लेते हैं कि इन डिजीज़ में क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं और फिर हम आइडेंटिफाई करेंगे कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, ठीक है। तो चलिए पहली है हीमोफीलिया। तो हीमोफीलिया के बारे में हमने पढ़ा है बच्चे कि हीमोफीलिया क्या कॉज करता है, कोगुलेशन डिसऑर्डर अराइजिंग फ्रॉम जेनेटिक डिफेक्ट, कहाँ पर, एक्स क्रोमोसोम, यही आपको हाईलाइट करना है। तो ऑप्शंस में आप देखो यहाँ पर क्या है बच्चे, वाई क्रोमोसोम, तो ये आंसर क्या है, गलत है, ठीक है। करेक्ट मैच इसमें हम इसे क्वेश्चन में आइडेंटिफाई करना है। साथ में कुछ और भी इंफॉर्मेशन आप देख सकते हैं कि हीमोफीलिया इज अ रिसेसिव ट्रेट एसोसिएटेड विथ एक्स क्रोमोसोम मोस्टली अकर्ड इन मेल, मीन्स मेल बॉडी में होती है और डिजीज़ कैसी है, रेसेसिव टाइप की है। डिजीज़ का नेचर रेसेसिव भी होता है और डोमिनेंट भी होता है। रेसेसिव ट्रेट वो ट्रेट हैं जब मेल और फीमेल बॉडी मीन्स पेरेंट के दोनों कॉपी में क्या हो, डिफेक्टेड जीन्स प्रेजेंट हो, तब वो आगे चल के क्या फॉर्म करते हैं, डिजीज़ कॉज करते हैं। तो यहाँ पर हीमोफीलिया जो है बच्चे वो रेसेसिव ट्रेट है और एसोसिएटेड क्या है, एक्स क्रोमोसोम, और मेल बॉडी में जनरली ये कॉमन होता है, ठीक है। तो अगर मैं बात करूँ यहाँ पर ऑप्शन में, तो ऑप्शन में आप मेंशन है कि यहाँ पर ये वाई लिंक्ड है, तो ये तो गलत है, टोटली गलत है, ठीक है। अब चलिए सेकंड ऑप्शन है फिनाइलकेटोन्यूरिया। फिनाइलकेटोन्यूरिया के बारे में अगर हम देखें तो फिनाइलकेटोन्यूरिया बेसिकली होता क्या है कि ये एक तरह का डिसऑर्डर है। और इस डिसऑर्डर में होता क्या है कि जो भी हमारी डाइट रहती है, उस डाइट के अंदर जो भी प्रोटीन्स हैं बच्चे, उस प्रोटीन से आपको क्या मिलता है, फिनाइलएलेनिन। और फिनाइलएलेनिन का कन्वर्जन किस फॉर्म में होता है, टायरोसिन। टायरोसिन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट अमाइनो एसिड है जो ऑक्सीडेशन में हेल्प करता है, प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करता है, थायरॉक्सिन हार्मोन्स के सिंथेसिस में हेल्प करता है और मेलानिन नाम के हार्मोन में हेल्प करता है। बट फिनाइलकेटोन्यूरिया के केस में होता क्या है कि फिनाइलएलेनिन जो है वो टायरोसिन में कन्वर्ट नहीं हो पाता है, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पर जो एंजाइम है फिनाइलएलेनिन हाइड्रोक्सिलेज, जिसे हम बोलते हैं PAH, ठीक है, इस एंजाइम के डिफिशिएंट होने की वजह से फिनाइलएलेनिन टायरोसिन में कन्वर्ट नहीं हो पाता और फर्दर ये सारी प्रोसेस आगे चल के क्या हो जाती हैं, रुक जाती हैं। तो होता क्या है कि जो फिनाइलएलेनिन टायरोसिन में कन्वर्ट नहीं हो पाता तो फिनाइलएलेनिन का क्या होने लगता है, एक्युमुलेशन होने लगता है। फिनाइलएलेनिन अपने इंटरमीडिएट प्रोडक्ट फिनाइल पायरुवेट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं और फर्दर आगे भी कुछ इंटरमीडिएट कंपाउंड्स बनाते हैं। तो ये तो एक जनरल इन्फॉर्मेशन हो गया कि फिनाइलकेटोन्यूरिया होता क्या है बच्चे। तो फिनाइलकेटोन्यूरिया में होता क्या है कि फिनाइलएलेनिन अमाइनो एसिड का कन्वर्जन टायरोसिन अमाइनो एसिड्स में होता है इन द प्रेजेंस ऑफ फिनाइलएलेनिन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम, ठीक है। अब ये एंजाइम डिफिशिएंट हो जाता है जेनेटिक डिफेक्ट की वजह से, तो फिनाइलएलेनिन टायरोसिन में कन्वर्ट नहीं हो पाता है और फाइनली फिनाइलएलेनिन का एक्युमुलेशन होने लगता है, ठीक है। अब देखो होता क्या है कि अगर मैं यहाँ पे बात करूँ कि फिनाइलकेटोन्यूरिया जो है वो एक तरह की क्या है, पहली चीज़ तो रेयर कंडीशन है इन विच बेबी इज बॉर्न एंड डज नॉट हैव द एबिलिटी टू ब्रेक डाउन द अमाइनो एसिड फिनाइलएलेनिन, किसमें, टायरोसिन में, उसके पास एबिलिटी नहीं होती है। तो ये एबिलिटी क्यों नहीं होती है, क्योंकि यहाँ पर होता क्या है कि फिनाइलकेटोन्यूरिया इज अ जीन डिसऑर्डर कॉल्ड PH, फिनाइल जो एंजाइम की हमने बात किया था वो एंजाइम यहाँ पर
कोड नहीं हो पाता है क्योंकि क्रोमोसोम नंबर 12 पर क्या होता है, जीन में डिफेक्ट प्रेजेंट होता है। तो फिनाइलकेटोन्यूरिया अगर आपसे कोई पूछे कि ये किस तरह का डिसऑर्डर है, तो पहली चीज ऑटोसोमल डिसऑर्डर है और रेसेसिव टाइप का है। तो अगर हम ऑप्शन में देखें तो यहाँ पर फिनाइलकेटोन्यूरिया जो है बच्चे ऑटोसोम तो है, बट ये क्या है, डोमिनेंट डिसऑर्डर इसमें मेंशन है, बल्कि फिनाइलएलानिन जो है अमाइनो है बच्चे वो ऑटोसोमल रेसेसिव ट्रेट है। तो ये ऑप्शन भी क्या हो गया, गलत हो गया। हीमोफीलिया के बारे में हमने पढ़ा तो ये वाई लिंक नहीं होता है, क्या होता है, एक्स क्रोमोसोम पर डिफेक्ट प्रेजेंट होता है। ठीक है, अब चलो नेक्स्ट ऑप्शन को देखते हैं, सिकल सेल एनीमिया। तो अगर हम सिकल सेल एनीमिया को देखें बच्चे, तो बेसिकली सिकल सेल एनीमिया यहाँ पर ऑटोसोमल रेसेसिव ट्रेट और क्रोमोसोम नंबर 11। तो सिकल सेल एनीमिया जो है वो एक तरह का रेसेसिव ट्रेट ही होता है और ये क्रोमोसोम नंबर 11 बीटा ग्लोबिन जो पॉलीपेप्टाइड चेन होती है उसमें डिफेक्ट होने की वजह से सिकल सेल एनीमिया होता है। तो इसके बारे में भी हम कुछ इन्फॉर्मेशन को देख लेते हैं। तो देखिए, सिकल सेल एनीमिया कैसी डिजीज है बच्चे, ऑटोसोमल रेसेसिव डिजीज है। ये बात तो बिल्कुल मैच कर रही है। ठीक है, तो ऑटोसोमल रेसेसिव डिजीज है। अगर हम बात करें कि किस जीन पर डिफेक्ट होता है, तो क्रोमोसोम नंबर 11 पर डिफेक्ट होता है। क्या सिंथेसाइज नहीं कर पाते हैं, बीटा हीमोग्लोबिन जो है। अगर हम बात करें तो आरबीसी में क्या होता है, हीम ग्रुप होता है, मीन्स हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है और ये हीमोग्लोबिन जो है बच्चे वो उसके अंदर पॉलीपेप्टाइड चेन और हीम ग्रुप्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो अगर हम बात करें तो यहाँ पर एक है पॉलीपेप्टाइड चेन, पॉलीपेप्टाइड चेन, और दूसरा क्या है, हीम ग्रुप। पॉलीपेप्टाइड चेन फर्दर दो तरह के होते हैं, एक होता है अल्फा पॉलीपेप्टाइड चेन और दूसरा होता है बीटा पॉलीपेप्टाइड चेन। तो बीटा पॉलीपेप्टाइड चेन के जो जीन्स प्रेजेंट होते हैं बच्चे वो क्रोमोसोम नंबर 11 पर होते हैं और इसी में क्या हो जाता है, जीन डिफेक्ट। जब जीन डिफेक्ट होगा तो बीटा ग्लोबिन जो है वो म्यूटेड फॉर्म की फॉर्म होगी और फाइनली जो आरबीसीज बनेगा, इस आरबीसीज में जो अल्फा 2 बीटा 2 ग्लोबुलिन पॉलीपेप्टाइड चेन्स हैं वो कैसी हो जाएंगी, सिकल सेल हीमोग्लोबिन फॉर्म हो जाएंगी। बात क्लियर है। तो अगर हम बात करें तो सिकल सेल एनीमिया जो है वो एक तरह की ऑटोसोमल रेसेसिव और क्रोमोसोम नंबर 11 का डिफेक्ट है। ठीक है, ये बात तो सभी को क्लियर हो गया। तो चलिए ऑप्शन जो थर्ड है, अभी हमें ये समझ में आ रहा है कि ऑप्शन थर्ड जो है वो क्या है, करेक्ट है। ये क्या है, ये तो फॉल्स है, ये भी फॉल्स है, और ये क्या है बच्चे, अभी तक हमें फिलहाल ट्रू समझ में आ रहा है। ऑप्शन फोर्थ को भी हम क्लियर कर लेते हैं कि ऑप्शन 4 इन्होंने बोला कि ये एक्स लिंक्ड है। अगर हम बात करें थैलेसीमिया के बारे में, तो थैलेसीमिया भी एक तरह की ब्लड डिसऑर्डर है। थैलेसीमिया भी एक तरह की क्या है, ब्लड डिसऑर्डर है। बट अगर हम यहाँ पर देखें तो थैलेसीमिया जो है ना बच्चे वो ऑटोसोमल रेसेसिव है, और यहाँ पर ऑप्शन में आप देखो तो ऑटोसोमल एक्स क्रोमोसोम है, मतलब यहाँ पर सेक्स क्रोमोसोम को डिफाइन किया गया, लेकिन एक्चुअल में थैलेसीमिया किस तरह की डिजीज है, तो ऑटोसोमल डिजीज है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर अगर हम बात करें जीन डिफेक्ट, ठीक है, जो भी डिसऑर्डर्स यहाँ पर हैं, तो यहाँ पर कुछ डिसऑर्डर तो हैं ऑटोसोमल। ठीक है, मतलब यहाँ पर अगर हम बात करें 1 to 22 क्रोमोसोम्स क्या होते हैं, ऑटोसोम्स होते हैं। बचा हुआ क्या एक पेयर है क्रोमोसोम बच्चे, तो सेक्स क्रोमोसोम। तो सेक्स क्रोमोसोम कौन सा है, 23rd। इसमें भी कौन कौन सा है बच्चे, एक एक्स और एक वाई क्रोमोसोम। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपका ऑप्शन नंबर 3 जो है वो एग्जैक्टली क्या है, करेक्ट है। बात क्लियर है बच्चे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन है बेसिकली चूज द करेक्ट पेयर। ठीक है, देखो बच्चे इस तरह के क्वेश्चन कभी आप मत छोड़ना, कभी मत छोड़ना नीट में, क्योंकि नीट में इस तरह के क्वेश्चन जो होते हैं ना बच्चे, यही क्वेश्चन स्कोरिंग क्वेश्चन हैं। मैच द फॉलोइंग, करेक्ट मैच, इनको कभी मत छोड़ो, कभी मत छोड़ो। बहुत हेल्पिंग होते हैं बच्चे ये क्वेश्चंस, और बहुत इजी भी होते हैं। अगर आप इनको थोड़ा सा पढ़ी हुई चीज़ों को रिलेट करके देखें ना तो बहुत आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं। देखो इसमें भी हमें क्या आइडेंटिफाई करना है, करेक्ट मैच हमें आइडेंटिफाई करना है। तो अगर मैं बात करूं कि डीएनए लाइगेज जो एंजाइम है, ये लाइगेज एंजाइम क्या करता है, ज्वाइन द 2 डीएनए मॉलिक्यूल।
ठीक है। तो डीएनए लाइगेज क्या होता है कि अगर आपके पास डीएनए के फ्रेगमेंट हैं और इस डीएनए के फ्रेगमेंट को आप ज्वाइन करना चाहते हो तो आप क्या करोगे, डीएनए लाइगेज एंजाइम यूज़ करोगे, ठीक है। तो फाइनली होगा क्या कि ये डीएनए जो है वो आपस में क्या हो जाएगा, लाइगेट हो जाएगा, ये जुड़ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर फाइनली आपके सामने कुछ इस तरह की सीक्वेंस बन जाएगी आफ्टर अप्लाइंग द डीएनए लाइगेज एंजाइम। अब देखो बात आती है जो सेकंड एंजाइम है पॉलीमरेज। पॉलीमरेज में यहाँ मेंशन है, अभी तक तो फिलहाल ये ट्रू स्टेटमेंट है, ये क्या है बच्चे, ट्रू है, करेक्ट है। बाकी 3 ऑप्शंस को भी हम चेक कर लेते हैं। पॉलीमरेज जो है ब्रेक द डीएनए इनटू फ्रेगमेंट्स। पॉलीमरेज कभी भी डीएनए को ब्रेक नहीं करता है, ये बात हमेशा याद रखना। पॉलीमरेज जो एंजाइम है, फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं इस डीएनए की रेप्लिका कॉपी बनानी है तो यहाँ पर चलेगा डीएनए रेप्लिकेशन का प्रोसेस चलेगा, और इस रेप्लिकेशन से होगा क्या कि इसकी 2 रेप्लिका कॉपी जनरेट हो जाएगी, मीन्स डीएनए से डीएनए का फॉर्मेशन। तो इस डीएनए से डीएनए के फॉर्मेशंस में कौन से एंजाइम मेन इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं, तो उस एंजाइम का नाम है बच्चे डीएनए पॉलीमरेज। तो ये प्रोसेस कौन सी है, रेप्लिकेशन, और इस प्रोसेस में डीएनए से डीएनए का ही फॉर्मेशन हो रहा है, मीन्स रेप्लिका कॉपी जनरेट हो रही है, और इस एंजाइम का नाम क्या है, डीएनए पॉलीमरेज। तो डीएनए पॉलीमरेज कभी भी डीएनए को ब्रेक नहीं करते हैं, तो ये ऑप्शन तो क्या हो गया, फॉल्स हो गया, ठीक है। अब देखो न्यूक्लियस का काम क्या होता है कि न्यूक्लियस, अगर मैं बात करूं न्यूक्लियस, तो न्यूक्लियस एक तरह के एंजाइम है जो डीएनए के फ्रेगमेंट को कट करते हैं। और बेसिकली अगर मैं बात करूं तो ये क्या किसको कट करते हैं, कट द फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। बात क्लियर है। अब यहां पर होता क्या है कि सपोज ये एक डीएनए है और इस डीएनए की पोलैरिटी 5 प्राइम टू 3 प्राइम है, 3 प्राइम टू 5 प्राइम है। तो ये जो बॉन्ड है ना बच्चे, इस बॉन्ड को, 2 स्ट्रैंड के बीच के बॉन्ड को आप बोलते हो हाइड्रोजन बॉन्ड। बट ये जो न्यूक्लियोटाइड्स प्रेजेंट है, इन न्यूक्लियोटाइड्स के बीच में कौन सा बॉन्ड होता है, अगर मैं बात करूं एक ही स्ट्रैंड्स पर 2 न्यूक्लियोटाइड्स के बीच में कौन सा बॉन्ड है, तो फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। ये सारी चीज़ें हमने बच्चे मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में पढ़ी है। आप प्लेलिस्ट में जा करके, आप मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस के प्लेलिस्ट में जा करके सारी वीडियोस देखिए, तो वहाँ पर हमने बहुत डिटेल में बात किया है इन सारी चीज़ों के बारे में, ठीक है। तो देखो न्यूक्लियस जो है ये फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड को ब्रेक करता है, न कि स्ट्रैंड को सेपरेट करता है। पहली चीज़ तो एक बात यहाँ पे आई कि अगर फॉर एग्जाम्पल हमने इसे न्यूक्लियस से ट्रीट किया तो ये बॉन्ड ब्रेक होगा, ये बॉन्ड ब्रेक नहीं होगा, पहली चीज। तो न्यूक्लियस फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड को ब्रेक करता है। सपोज अगर मैं इको R1 नाम के एंजाइम की बात करूं तो इको R1 जो है वो एक तरह का न्यूक्लियस फैमिली से आता है, और न्यूक्लियस जो है वो फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड को ब्रेक करता है। मीन्स एक लार्ज डीएनए मॉलिक्यूल को 2 स्मॉल डीएनए फ्रेगमेंट में कट करेगा, बट डीएनए के स्ट्रैंड्स को सेपरेट नहीं करता है, ठीक है। तो ये ऑप्शन भी क्या हो गया बच्चे, फॉल्स हो गया। अब देखो अगर मैं बात करूं एक्सोन्यूक्लियस जो है मेक कट एट स्पेसिफिक पोजीशन विद इन द डीएनए, तो एक्सोन्यूक्लियस से नाम से क्लियर आ रहा है कि ये विद इन द डीएनए नहीं करता है, कटिंग कॉज एट द एंड न्यूक्लियोटाइड इन डीएनए। मीन्स कहने का पर्पस ये है बच्चे, कहने का मीन ये है कि सपोज आपके पास एक डीएनए है और इस डीएनए में क्या है, न्यूक्लियोटाइड्स के बीच में क्या फॉर्म है, हाइड्रोजन बॉन्ड। सपोज ये एक न्यूक्लियोटाइड है, ये एक न्यूक्लियोटाइड है, इस तरह से सभी न्यूक्लियोटाइड्स आपस में, दोनों स्ट्रैंड की न्यूक्लियोटाइड आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड से कनेक्टेड होंगे। ये बात तो अभी तक सभी को क्लियर है। और इस स्ट्रैंड की पोलैरिटी अगर 5 प्राइम है, इसकी 3 प्राइम है, तो 3 प्राइम टू 5 प्राइम ये स्ट्रैंड की पोलैरिटी हो जाएगी। अब यहाँ पर अगर मैं बात करूँ कि रिस्ट्रिक्शन एंजाइम के 2 टाइप होते हैं,
एक तो होता है बच्चे एंडो न्यूक्लियस और एक होता है एक्सो न्यूक्लियस। खास बात यह है कि एंडो न्यूक्लियस जो है वो इनसाइड कटिंग कॉज करता है लास्ट न्यूक्लियोटाइड को छोड़ के, तो वो यहाँ कटिंग कॉज कर सकता है, यहाँ पे कॉज कर सकता है, यहाँ पे कॉज कर सकता है, पर लास्ट न्यूक्लियोटाइड को कट नहीं कर सकता है। बात समझ में आ रही है? लेकिन एक्सो न्यूक्लियस जो है वो डीएनए के सिर्फ और सिर्फ एंड न्यूक्लियोटाइड, एक्सो न्यूक्लियस जो है डीएनए के सिर्फ और सिर्फ एंड न्यूक्लियोटाइड पर ही कटिंग कॉज करेगा, कभी भी डीएनए के अंदर कटिंग कॉज नहीं करेगा। तो एक्सो न्यूक्लियस मेक कट एट स्पेसिफिक पोजीशन विद इन डीएनए, ठीक है, तो विद इन डीएनए नहीं होगा बच्चे, तो ये भी ऑप्शन क्या है, फॉल्स है। तो आपके सामने बचा हुआ सिर्फ एक ही है, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग लाइगेज जो है वो ज्वाइन करता है 2 डीएनए के मॉलिक्यूल्स को, जो हमने यहाँ पर एग्जाम्पल्स के तौर पे अंडरस्टैंड किया। बात क्लियर है? देखो बच्चे, जब भी कभी ऐसा क्वेश्चन आए ना, तो अगर आप अपनी चीज़ों को कंफर्म नहीं है कि हाँ कौन सा करेक्ट आंसर है, तो अपनी पढ़ी हुई नॉलेज को इम्प्लीमेंट करो और ये आइडेंटिफाई करो कि इसमें कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो टोटली गलत है, तो आप उनको एलिमिनेट करो। एलिमिनेट करने के बाद आप फिर बचे हुए ऑप्शंस में से अपने नॉलेज को इम्प्लीमेंट करके करेक्ट आंसर्स को ढूंढो, ठीक है। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, आज का जो थर्ड क्वेश्चन है बच्चे, अगर मैं बात करूं कि थर्ड क्वेश्चन क्या है, तो थर्ड क्वेश्चन क्या है बच्चे, अगर मैं बात करूं यहां पर, विच इज द इंपॉर्टेंट साइट ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन एंड ग्लाइकोलिपिड इन यूकैरियोटिक सेल। तो यूकैरियोटिक सेल्स की बात हो रही है, मतलब यूकैरियोटिक सेल्स में क्या होता है, हैव प्रेजेंट अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ठीक है, वेल डिफाइंड। कैसा होता है, वेल डिफाइंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। बात क्लियर है? अब यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर ऐसा कौन सा साइट है जहां पर ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड का फॉर्मेशन होता है? क्या होता है, फॉर्मेशन होता है। तो बच्चे देखो, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में फॉर्मेशन नहीं होता है, पेरोक्सिसोम में नहीं होता है, साथ में कहाँ पर होता है, गोल्जी बॉडी में। बात क्लियर है? गोल्जी बॉडी वो साइट है जहाँ पर ग्लाइकोप्रोटीन्स और ग्लाइकोलिपिड्स का फॉर्मेशन होता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगर मैं बात करूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चे मैच द फॉलोइंग, ठीक है। और ये जो सारे क्वेश्चन हैं बच्चे, सारे पॉइंट हैं बायोटेक्नोलॉजी वाले चैप्टर में है, तो आप मेरे चैनल से कनेक्ट रहिए। बहुत ईजीएस्ट वे में मैं आपको बायोटेक्नोलॉजी वाली चैप्टर्स को भी लेकर के आ रहा हूँ जल्द ही, ठीक है। तो आप प्लेलिस्ट में जा करके देख सकते हैं, और साथ में साथ मेरे चैनल को आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिए ताकि सभी का बेनिफिट हो। और आपके एक सिंगल कमेंट और आपके एक सिंगल लाइक से मैं बहुत ज़्यादा मोटिवेट होऊंगा और आने वाले टाइम में आपके लिए बहुत सारे इंपॉर्टेंट लेसन्स लेकर के आने वाला हूँ, ठीक है। चलो इस क्वेश्चन को अगर हम डील करते हैं, तो मैच द ऑर्गेनिज्म विथ इट्स यूज इन बायोटेक्नोलॉजी, ठीक है। तो ये दी हुई है कैटेगरी ऑर्गेनिजम्स की, और उनका यूज़ पूछा गया है कि कौन सा यूज़ है किस ऑर्गेनिज्म का बायोटेक्नोलॉजी के अंदर। तो अगर मैं बात करूं बैसिलस थ्रूजेनेसिस, मैच द फॉलोइंग हमेशा क्वेश्चंस करके आया करो बच्चे, कभी भी इसे ड्रॉप मत किया करो, क्योंकि मैच द फॉलोइंग ही ऐसा क्वेश्चन है जिसके अगर एक पॉइंट भी आपका क्लियर है ना, तो आप करेक्ट आंसर ढूंढ सकते हो। वो मैं आपको यहाँ दिखाऊंगा। देखो बैसिलस थ्रूजेनेसिस जो है ना, उसका यूज़ होता है बच्चे डेवलपमेंट ऑफ बीटी कॉटन, ठीक है। अब इस बैसिलस थ्रूजेनेसिस ऑर्गेनिज्म में होता क्या है कि एक स्पेसिफिकली क्राई प्रोटीन्स प्रेजेंट होती हैं, और इस क्राई प्रोटीन का यूज करके बेसिकली क्या होता है बच्चे, तो पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट बनाने में क्या किया जाता है, हेल्प किया जाता है, ठीक है। तो पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट बनाने में हम किस प्रोटीन का यूज करते हैं, तो क्राई प्रोटीन। क्राई प्रोटीन कहाँ प्रेजेंट होता है, बैसिलस थ्रूजेनेसिस। तो अब देखो, अगर ए का फोर्थ ऑप्शन है, तो आप अपने ऑप्शंस में जाके देख लो कि ए का फोर्थ ऑप्शन किस में है। तो सिर्फ और सिर्फ एक ही ऐसा ऑप्शन है कि ए का क्या है, फोर्थ ऑप्शन। तो अभी आपने इस तीन ऑप्शंस को नहीं देखा, लेकिन फिर भी आपके सामने क्या है, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सेकंड। तो चलो इस चीज़ को भी हम क्लियर कर लेते हैं कि बाकी तीन ऑप्शन जो हैं वो करेक्ट हैं कि नहीं है। देखो, थर्मस एक्विटस जो है एक तरह का ऑर्गेनिज्म है, और इसकी हेल्प से हम क्या करते हैं, पीसीआर में इसका यूज़ है। कहाँ पे यूज़ है,
पीसीआर में यूज है क्योंकि थर्मस एक्विटस से डीएनए पॉलीमरेज हम क्या करते हैं, यहाँ पर पॉलीमराइज कर रहे हैं, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन है तो डीएनए पॉलीमरेज यहाँ पर हम यूज़ कर रहे हैं। और ये डीएनए पॉलीमरेज हम कहाँ से आइसोलेट करते हैं, तो थर्मस एक्विटस से। कहाँ से आइसोलेट कर रहे हैं, आइसोलेटेड फ्रॉम थर्मस एक्विटस। बात क्लियर है? तो देखो बी का ऑप्शन कौन सा होगा, बी का थर्ड। ठीक है, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफेशन जो है वो एक तरह का क्या होता है, वेक्टर है। और कौन सा वेक्टर है, क्लोनिंग वेक्टर। तो सी का फर्स्ट, बी का थर्ड, बचा हुआ ऑप्शन डी का सैल्मोनेला टाइफिमोरियम जो है वो रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल बनाने में हेल्प करता है। तो ऑप्शन सेकंड जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम करते हैं बच्चे, तो यहाँ पर बात आती है क्वेश्चन नंबर 5 जो है द फर्स्ट फेज ऑफ ट्रांसलेशन। तो यहाँ पर कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं, बाइंडिंग ऑफ mRNA टू राइबोसोम, रिकॉग्नाइजेशन ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल, अमीनोसाइलेशन ऑफ tRNA एंड रिकॉग्नाइजेशन ऑफ एंटीकोडॉन। तो देखो जब भी हम ट्रांसलेशन की बात करते हैं तो यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट स्टेप है। पहला स्टेप ही आता है क्या, अमीनो एसाइलेशन। उसके बाद आता है बच्चे इनिशिएशन, देन थर्ड स्टेप आता है इलोंगेशन, फोर्थ स्टेप आता है बच्चे टर्मिनेशन। तो फर्स्ट फेज क्या होगा, ऑप्शन नंबर थर्ड। ठीक है, अमीनो एसाइलेशन। अमीनो एसाइलेशन में होता क्या है, अमीनो एसाइलेशन में एक बेसिकली यहाँ पर जो tRNA है, यहाँ पर जो tRNA है, इस tRNA पर एक स्पेसिफिक अमीनो एसिड का क्या होता है, एडिशन होता है। तो एडिशन ऑफ अमीनो एसिड एट tRNA, दिस इज कॉल्ड एज अमीनो एसाइलेशन। तो अमीनो एसाइलेशन का अगर क्लोवर लीफ ऑफ मॉडल को देखो तो क्लोवर लीफ मॉडल कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, बात क्लियर है? तो यहीं पर क्या होता है, अमीनो एसिड का एडिशन होता है। तो इन सारी चीज़ों को हमने बहुत डिटेल में डिस्कस किया है, प्लेलिस्ट में जा कर के उन वीडियोस को देख सकते हैं बच्चे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकेंडरी मेटाबोलाइट सच एज निकोटीन, स्ट्रेचिन, कैफीन आर प्रोड्यूस बाय प्लांट इन्हें क्यों प्रोड्यूस करते हैं, न्यूट्रिटिव वैल्यू, ग्रोथ रिस्पॉन्स, डिफेंस एक्शन और इफेक्ट ऑन रिप्रोडक्शन। तो हमेशा प्लांट जो है सेकेंडरी मेटाबोलाइट का जो यूज़ मेनली करते हैं वो डिफेंस मैकेनिज्म के लिए यूज़ करते हैं। बात आती है बच्चे, देखो यहाँ मेटाबोलाइट की बात आई, तो जो मेटाबोलाइट्स हैं ना बच्चे, अगर इनके आप टाइप की बात करो तो ये दो टाइप्स के हैं, एक प्राइमरी मेटाबोलाइट्स और दूसरा क्या है बच्चे, सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। प्राइमरी मेटाबोलाइट्स वो मेटाबोलाइट्स होते हैं बच्चे जो एनिमल टिश्यूज़ के अंदर प्रेजेंट होते हैं, सिर्फ और सिर्फ एनिमल टिश्यू। ठीक है, और सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स वो होते हैं बच्चे जहाँ पर हम बात करते हैं प्लांट सेल, फंगल सेल और माइक्रोबियल सेल। तो हमने अभी एक रिसेंटली चैप्टर अपलोड किया है बायोमॉलिक्यूल्स का, प्लेलिस्ट में जाके देखना, धीरे धीरे वीडियोज़ उसमें ऐड ऑन हो रही हैं बच्चे। ऑलमोस्ट पूरा चैप्टर अपलोडेड है, बट फ्रिक्वेंसी जो है वो हमारी वीडियोज़ जो आती हैं मंडे एंड फ्राइडे को आती हैं, तो आप उसको जाके देख सकते हो। वहाँ पर हमने मेटाबोलाइट्स के बारे में काफ़ी अच्छे से डिस्कस किया है। क्लास 11th का जो बायोमॉलिक्यूल चैप्टर है बच्चे, जो सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, मुझे लगता है जो बच्चे 12th में उनके लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे चैप्टर हैं जो आप बायोमॉलिक्यूल्स को अंडरस्टैंड अगर अच्छे से किया तो वो चैप्टर्स आपको और ईजीएस्ट वे में समझ में आते हैं। ठीक है, तो सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स मेनली डिफेंसिव एक्शंस के लिए प्लांट्स यूज़ करते हैं। ठीक है, तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिर से मैच द फॉलोइंग जो क्वेश्चन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे। तो अभी हमने बात किया बीटी कॉटन बैसिलस थ्रूजेनेसिस की हेल्प से हम यूज़ करते हैं। बैसिलस थ्रूजेनेसिस का क्या यूज़ करते हैं, क्राइप्रोडीन। तो अगर मैं बात करूं ए का फोर्थ, तो ए का फोर्थ सिर्फ और सिर्फ एक ऑप्शन में ये, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या है, करेक्ट है। बाकी अगर मैं देखूं एडेनोसिन डीएमिनेज डिफिशियंसी जीन थेरेपी है, आरएनएआई जो है सेलुलर डिफेंस है, और पीसीआर जो है डिटेक्शन ऑफ
HIV। जैसे कोविड के केस में भी PCR का यूज़ करते हैं हम कोविड को डिटेक्ट करने में, कोरोना वायरस के जीन्स को लेकर के हम एम्पलीफाई करके चेक करते हैं। तो डिटेक्शन फॉर कोविड, डिटेक्शन फॉर HIV हम क्या यूज़ करते हैं? PCR। द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर फर्स्ट। बात क्लियर है? यहाँ पर कुछ छोटी मोटी इन्फॉर्मेशन है एडेनोसिन डीएमिनेज के बारे में, आप इनको देख सकते हो। ठीक है, एडेनोसिन डीएमिनेज जो है उसका जो एंजाइम है वो क्रोमोसोम नंबर 20 पे प्रेजेंट होता है। एडेनोसिन डीएमिनेज ऑटोसोमल रिसेसिव एक तरह का डिजीज़ है और ये म्यूटेशंस की वजह से ऐसा होता है। ठीक है, तो आप कुछ इसको इन्फॉर्मेशन देखना। और यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, ये कुछ इन्फॉर्मेशन है RNAi टेक्नोलॉजी के बारे में और आप देखना है इसको। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है बेसिकली बच्चे, इफ द डिस्टेंस बिटवीन द टू कंसिक्यूटिव बेस पेयर इज 0.34 नैनोमीटर, द टोटल नंबर ऑफ बेस पेयर इज इन DNA डबल हेलिक्स टिपिकल मैमेलियन सेल इज कितना है बच्चे? 6.6 × 10⁹ बेस पेयर पूछा गया है। देन द लेंथ ऑफ DNA इज अप्रॉक्सीमेटली। तो देखो बच्चे, हमने DNA के स्ट्रक्चर्स में डिस्कस किया था कि DNA के जो स्ट्रक्चर्स हैं, जो मोस्ट प्रीडोमिनेंट फॉर्म का DNA है वो B फॉर्म के DNA की हम बात करते हैं। ठीक है, B फॉर्म का DNA की हम बात करते हैं। अब होता क्या है कि अगर हम DNA के स्ट्रक्चर्स की बात करें तो बेसिकली यहाँ पर है क्या कि जो एक हेलिकल पिच है बच्चे, सपोज यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और ये एक हेलिकल पिच है, तो इस हेलिकल पिच की जो डिस्टेंस है वो तो है क्या? 34 एंगस्ट्रॉन। ठीक है, लेकिन अगर मैं बात करूं कि दो बेस पेयर के बीच का डिस्टेंस क्या है, दो बेस पेयर के बीच का डिस्टेंस क्या है, तो 3.4 नैनोमीटर। ठीक है, अगर मैं बात करूं कि यहाँ पर दो बेस पेयर के बीच का डिस्टेंस है 0.34 नैनोमीटर, तो यहाँ पर अगर मैं बात करूं कि ह्यूमन का जो जीनोम सीक्वेंस, ह्यूमन का जो जीनोम साइज़ है, ह्यूमन जीनोम जो साइज़ है वो कितना है, तो 6.6 × 10⁹ बेस पेयर। ये तो क्या है? ह्यूमन का जीनोम साइज़ है, जो इस क्वेश्चन में मैमेलियन सेल की बात हो रही है। बात क्लियर है? अब देखो यहाँ पर होगा क्या, और साथ में क्वेश्चन में एक इन्फॉर्मेशन दिया है कि जो डिस्टेंस बिटवीन द टू कॉन्स्टिट्यूटिव, ठीक है, टू कॉन्स्टिट्यूटिव बेस पेयर, इनके बीच का जो डिस्टेंस है बच्चों कितना है? 0.34 नैनोमीटर। तो अगर हम इसे मीटर में कन्वर्ट करें तो बेसिकली क्या आएगा? अगर हम इसे मीटर, नैनोमीटर को 10⁹ से हम क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। तो बेसिकली यहाँ पर 0.34 × 10⁻⁹ मीटर। ये बात तो समझ में आ रही कैसे? क्योंकि नैनो है तो नैनो = 10⁹ हम यही तो पढ़ते हैं बेसिकली फिजिक्स में। तो अगर हम बात करें कि यहाँ पर द लेंथ ऑफ मैमेलियन सेल के DNA की अगर हम बात करें तो यहाँ पर अगर पूछा जाए कि लेंथ क्या है, लेंथ ऑफ DNA की अगर हम बात करें तो हमें मालूम है कि यहाँ पर 6.6 × 10⁹ बेस पेयर क्या है? ये तो मैमेलियन सेल का जीनोम साइज़ है। और अगर हम दो बेस पेयर के बीच का डिस्टेंस इतना है, तो अगर उसे हम मीटर में कन्वर्ट करें तो फाइनली क्या हो जाएगा? 0.34 10⁹ उससे हम क्या कर देंगे? इसे मल्टीप्लाई कर देंगे और फाइनली क्या आ जाएगा? फाइनली कितना आ जाएगा? 2.2 मीटर। बात क्लियर है? तो यहाँ पर 2.2 क्या है? मीटर। अब बात आती है कि इतना बड़ा DNA का सीक्वेंस किस तरीके से सेल के अंदर पैक है। तो बेसिकली होता क्या है कि ये तो लेंथ हो गई, ठीक है। अब 2.2 मीटर एक अच्छा खासा लेंथ है, लेकिन सेल तो बहुत छोटा है ना बच्चे। जैसे हम माइक्रोस्कोप की हेल्प से देखते हैं तो होता क्या है कि इस को हम सेल के अंदर क्या होता है? पैकेजिंग ऑफ DNA हेलिक्स। इसके अंदर बेसिकली हिस्टोन प्रोटीन का रोल होता है और हिस्टोन प्रोटीन का
रोल साथ में बहुत टाइटली पैक्ड होता है, टाइटली पैक्ड होता है कहाँ, न्यूक्लियस के अंदर। अब बात देखिए यहाँ पे होता क्या है कि एक सेल है, सेल के अंदर एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है और यहाँ पर क्रोमोसोम्स हैं और इसी क्रोमोसोम्स के अंदर क्या है, डीएनए की पैकेजिंग। तो अगर मैं बात करूँ ये है क्रोमोसोम्स और इसके अंदर क्या है आपका, यही डीएनए का लेंथ है और ये डीएनए कैसा है, डबल स्ट्रैंडेड है। तो बहुत टाइटली, ये तो समझाने के लिए हमने बना दिया। तो ये क्रोमोसोम्स के अंदर क्या होता है, बहुत टाइटली पैक्ड होता है। तो लेंथ ऑफ डीएनए कितना होगा, 2.2 मीटर। ठीक है, चलो आज का फिर सेकंड क्वेश्चन हम देखते हैं कि बेसिकली डीएनए प्रेसिपिटेशन आउट ऑफ मिक्सचर ऑफ बायोमोलिक्यूल्स कैन बी अचीव्ड बाय द ट्रीटमेंट विथ, ठीक है, आइसोप्रोपेनॉल, गलत, चिल्ड एथेनॉल, ये ट्रू है आपका स्टेटमेंट। ठीक है, बेसिकली हम डीएनए को जो प्रेसिपिटेशन के लिए मीन्स डीएनए को प्रेसिपिटेट करने के लिए हम कौन सा ट्रीटमेंट देते हैं, तो चिल्ड एथेनॉल से हम उसे ट्रीट करते हैं। ठीक है, अब बात आती थी है कि चिल्ड एथेनॉल से क्यों ट्रीट करते हैं, तो आप अगर इस बात को समझो तो एथेनॉल प्रेसिपिटेशन इज अ मेथड फॉर प्यूरिफाइंग कंसंट्रेशन डीएनए एंड आरएनए फ्रॉम एक्वस सॉल्यूशन यूजिंग अ ethanol as an anti-solvent in the presence of monovalent cation means NaCl। यहाँ पर सॉल्ट का जो यूज़ किया गया है बच्चे, आप उसकी भी इंपॉर्टेंस समझना, क्योंकि NaCl के ऊपर, सोडियम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, क्लोराइड के ऊपर नेगेटिव चार्ज, इन द प्रेजेंस ऑफ मोनोवैलेंट कैटायन, ठीक है, सोडियम, ethanol efficiently precipitate the nucleic acid, the precipitated can be collected by a centrifugation। फॉर एग्जाम्पल अगर हम इस सेंट्रीफ्यूगेशन ट्यूब के अंदर एक न्यूक्लिक एसिड का सोल्यूशन है, ठीक है, अभी इसके अंदर डीएनए है बट वो आपको विजिबल नहीं है और नहीं आप इसको आइसोलेट कर सकते हैं, आप इसको क्या करेंगे, प्रेसिपिटेट करेंगे, प्रेसिपिटेशन की हेल्प से। और कौन से मेथड, तो एथनॉल प्रेसिपिटेशन। आपने क्या किया, सॉल्ट और एल्कोहल से, सॉल्ट NaCl और एथनॉल लिया, ठीक है, एथनॉल से आपने क्या किया, ट्रीट किया, तो होगा क्या कि सोल्यूशन के अंदर जो भी डीएनए मॉलिक्यूल है वो प्रेसिपिटेट हो जाएंगे। प्रेसिपिटेट होने के बाद फाइनली प्रेसिपिटेट हो गए और प्रेसिपिटेशन में सोडियम का बहुत एक इंपॉर्टेंट रोल है। क्यों, क्योंकि सोडियम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, डीएनए के ऊपर नेगेटिव चार्ज, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, बाइंड कर जाएंगे एक दूसरे के साथ। और फाइनली सेंट्रीफ्यूगेशन करने के बाद फाइनली सॉल्ट बाहर एलिमिनेट हो जाएगा और न्यूक्लिक एसिड जो प्रेसिपिटेट करके नीचे पैलेट के फॉर्म में आ जाएगा। और फाइनली आपने सॉल्ट को जो सुपरनेटेड है उसको आपने क्या कर दिया, डिस्कार्ड कर दिया और सस्पेंड इन वाटर प्योर न्यूक्लिक एसिड को आपने क्या कर लिया, आइसोलेट कर लिया। किसके थ्रू, एथेनॉल प्रेसिपिटेशन के थ्रू। बात क्लियर है। तो यहाँ पर ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन सही है, एथेनॉल प्रेसिपिटेशन, ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए अगर मैं इसको देखूं कि एथेनॉल प्रेसिपिटेशन के बारे में हमने पढ़ा, एथेनॉल प्रेसिपिटेशन हम किसकी हेल्प से करते हैं, सॉल्ट की हेल्प से करते हैं, ठीक है। सॉल्ट बेसिकली सोडियम जो है, मोनोवैलेंट कैटायन जो है, डीएनए को प्रेसिपिटेट करने में काफ़ी हेल्प करता है। अगर हम एथेनॉल प्रेसिपिटेशन की हेल्प से डीएनए को आइसोलेट करें तो बेसिकली यहाँ पर कुछ डीएनए इस तरीके का थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दिखेगा। बात क्लियर है। ये इमेज को रोटेट करके आप देख सकते हो। तो बेसिकली कुछ इस तरह से डीएनए का स्ट्रक्चर होगा और प्रेसिपिटेशन के फॉर्म में इस तरीके का होगा। जब आपने इसको सेंट्रीफ्यूज कर दिया, सेंट्रीफ्यूगेशन जब प्रोसेस किया तो सुपरनेटेड और पैलेट के फॉर्म में ये आ जाएगा। बात क्लियर है बच्चे। ये जो 10th क्वेश्चन है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये जो क्वेश्चन है बेसिकली एवोल्यूशन से है, जहाँ पर हम बेसिकली हार्डी-विनबर्ग की हाइपोथेसिस को पढ़ते हैं। तो अगर मैं बात करूं कि इस क्वेश्चन में बेसिकली क्या पूछा जा रहा है, तो यहाँ पर बेसिकली हम जो एलील की फ्रीक्वेंसी है ना वो पूछी जा रही है आपसे। तो देखो यहाँ पर अगर मैं बात करूं कि यहाँ पर आपके सामने क्वेश्चंस में क्या क्या दिया गया है, तो पहली बात, अ जीन लोकस हैज़ 2 एलील। कौन कौन सी, कैपिटल ए, स्मॉल ए। बात क्लियर है। 2 एलील दी गई हैं, ये क्या है, एलील्स हैं, ठीक है। अब बात अगर हम करें, अ जीन
लोकस हैज़ टू एलील कैपिटल ए स्मॉल ए इफ़ द फ्रिक्वेंसी ऑफ डोमिनेंट, डोमिनेंट जो भी होता है उसे हम कैपिटल अल्फ़ाबेट से रिप्रेजेंट करते हैं और डोमिनेंट एलील की यहाँ पे फ्रिक्वेंसी क्या दी गई है 0.4। देन पूछा गया है आपसे देन व्हाट विल बी द फ्रिक्वेंसी ऑफ होमोजाइगस डोमिनेंट, होमोजाइगस डोमिनेंट, हेट्रोजाइगस की बात पूछी गई, होमोजाइगस डोमिनेंट की बात पूछी गई है, हेट्रोजाइगस की पूछी गई है और होमोजाइगस रिसेसिव की बात पूछी गई। तो बच्चे देखो एक यहाँ पर प्रिंसिपल है, ठीक है। हाइडीविनबर्ग साहब ने बेसिकली एक प्रिंसिपल दिया, बोला कि डोमिनेंट फॉर्म को हम पी अल्फ़ाबेट से रिप्रेजेंट करते हैं, रिसेसिव फॉर्म को हम क्यू अल्फ़ाबेट से रिप्रेजेंट करते हैं और दोनों के एडिशन हमेशा +1 होता है। बात क्लियर है। अगर हम इसको स्क्वायर के फॉर्म में लिखें तो अगर हम बात करते हैं स्क्वायर कर देते हैं बोथ साइड, दोनों साइड अगर हमने स्क्वायर कर दिया बोथ साइड तो यहाँ पर ये फॉर्म आएगी p + q = होल स्क्वायर 1 का होल स्क्वायर। तो अगर हम a + b का होल स्क्वायर को देखें तो यहाँ पर इसको अगर हम एक्सपेंड करते हैं तो p² + q² + 2pq = 1, 1 का 1 स्क्वायर होगा तो हमेशा ये होगा। तो देखो पूछा क्या गया है यहाँ पर, एक तो पूछा गया है होमोजाइगस डोमिनेंट, तो हमने बात किया कि ये क्या है डोमिनेंट है और ये क्या है बच्चे रिसेसिव है, और बात पूछी गई होमोजाइगस डोमिनेंट, तो यहाँ पर p² की वैल्यू पूछी जा रही है, साथ में होमोजाइगस रिसेसिव की बात पूछी जा रही है और हेट्रोजाइगस p और q क्या है हेट्रोजाइगस है, ठीक है। तो अगर मैं बोलूँ कि आपको दिया गया है क्या a की वैल्यू दी गई है, तो अगर मैं बोलूँ कि a² की वैल्यू होगी क्या, तो क्या होगी बच्चे 0.4 × 0.4 क्या होगी, तो फाइनली आ जाएगा 0.16। अब देखो यहाँ पर हमने अंडरस्टैंड किया कि p + q क्या होता है =1 होता है, तो अगर p की वैल्यू 0.4 दे दिया है तो a + a लिखो या इसको लिख दो p + q = 1, और आपको यहाँ पर a की वैल्यू दी है या आप कह सकते हो p की वैल्यू दी हुई है बच्चे, तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो q = 1 - p, तो q की वैल्यू निकल जाएगी 1 - 0.4, तो q की वैल्यू क्या आ जाएगी 0.6। बात क्लियर है। अब देखो होगा क्या कि यहाँ पर q² की वैल्यू पूछी जा रही है, होमोजाइगस रिसेसिव, q क्या है रिसेसिव है, तो यहाँ पर बात आएगी 0.6 × 0.6 = 0.36। तो यहाँ पर दो वैल्यू निकल गई आपकी, ठीक है। एक तो है डोमिनेंट टाइप, होमोजाइगस डोमिनेंट की वैल्यू है, ये होमोजाइगस डोमिनेंट की वैल्यू है, और ये क्या है होमोजाइगस रिसेसिव की वैल्यू है। अब बात आती है बच्चे हेट्रोजाइगस की, तो हेट्रोजाइगस PQ है, लेकिन जब भी कैलकुलेशंस में आप रिलेट करते हो तो हमेशा 2pq की वैल्यू निकालते हो, तो 2pq की वैल्यू क्या होगी बच्चे 2 × p की वैल्यू क्या थी 0.4, तो 0.4 q की वैल्यू क्या है 0.6, तो ये हो जाएगी बच्चे 48, 0.48 0.2 × 0.24 और फाइनली इसको कैलकुलेट करोगे तो क्या हो जाएगी 0.48, तो 2pq की वैल्यू कितनी आ जा रही बच्चे 0.48, तो ये किसकी वैल्यू है हेट्रोजाइगस का, ये किसकी वैल्यू है होमोजाइगस डोमिनेंट का, और ये किसकी वैल्यू है होमोजाइगस रिसेसिव की। तो आप मिला लीजिए, पहले क्या है होमोजाइगस डोमिनेंट तो 0.66, देखो 3 ऑप्शन में है ना यहाँ पर, तो ये भी हो सकता है ये भी हो सकता है, लेकिन अगर मैं बात करूँ फिर किसकी पूछी गई हेट्रोजाइगस, तो हेट्रोजाइगस कितना आया था 0.48, सिर्फ और सिर्फ एक ऑप्शन में, तो ऑप्शन 3 जो है इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है बच्चे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर आपको नीट 2021 में बहुत हेल्प करेंगे, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को सॉल्व करिए और नीट के पेपर को आप अंडरस्टैंड कीजिए कि इनका पेपर किस तरीके से आता है। ठीक है, कुछ सेलेक्टेड टॉपिक्स हैं जिससे हर बार नीट क्वेश्चंस पूछता है बच्चे, अगर आप वो टॉपिक तैयार कर लोगे तो वो क्वेश्चंस कहीं नहीं जाने वाले। तो मैं सभी को रिक्वेस्ट करूँगा कि मेरे वीडियो को लाइक कीजिए,
कमेंट कीजिए, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिए और ऐसे ही आप मुझे सपोर्ट कीजिए। मैं बहुत सारे वीडियोज़ आपको लेके आने वाला हूँ। थैंक यू सो मच टू ऑल माई लवली ऑडियंस। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। थैंक यू।